ओके। तो अपन लैगून झील के बारे में देख रहे थे कि लैगून झीलें क्या होती है। तो समुद्र के किनारे पे जो झीलें अवस्थित है, ठीक है ना, तटीय भाग पर जो स्थित है, उन्हें कहते हैं लैगून झील। जैसे कि अपन ने इस मैप के अंदर देखा, ये चित्र में आपको दिख रहा है, ये सारी की सारी लैगून झील है। उसके बाद में ये लैगून झीलें जो पाई जाती है वो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, जिसे अपन प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत या तो तटीय क्षेत्र जो होता है, ये अपने भारत में इस तरीके से है। और इन लैगून झीलों का जो विस्तार है इन तटीय क्षेत्रों के आसपास है, क्योंकि जब सामान्य भूमि तटीय क्षेत्र से टकरा करके या तटीय क्षेत्र इनसे बार बार टकराता है तो ये एक आकार का रूप धारण कर लेती है, जिसे कहा जाता है दंतुरित भाग। जिसे क्या कहा जाता है? दंतुरित भाग। दंतुरित भाग का मतलब दांत की आकृति के जैसा। ओके, चलो। उसके बाद में आता है जल की मांग और उपयोग। भारत शुरुआत से कृषि प्रधान देश है, सीधी सी बात है, सब लोग कृषि कार्य करते हैं। आज़ादी के समय भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर थी। यानी जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, आधे से अधिक जनसंख्या जो थी वो कृषि के निर्भर थी, क्योंकि गाँव में लोग रहते थे। ऐसे में भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, और कृषि को बढ़ावा देने एवं सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को बनाया गया। यानी उसी कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के द्वारा सिंचाई व्यवस्था को अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए उसमें सुधार किए गए, और कई बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं जो है बनाई गई। उसमें से कुछ प्रमुख जो है वो अपन देखेंगे। उदाहरण के लिए भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और ये बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में स्थित सतलुज नदी पर बनाया गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपको बातें मद्देनजर रखनी है। कैसे मद्देनजर रखनी है और किस तरीके से मद्देनजर रखनी है, तो अगर अपन बात करेंगे तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी? सतलुज नदी। कौन सी नदी पे बनाया गया है? सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया। ठीक है। कौन सा राज्य? पंजाब राज्य। ठीक है। उसके बाद में है हीराकुंड बांध। और भाखड़ा नागल का अगर मैं आपको चित्र बताऊं तो ये रहा आपके चित्र, ये भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। और ये जो बांध है वो है आपका हीराकुंड, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित दुनिया का सबसे मतलब बड़ा ऊंचा बांध है। पंजाब राज्य में स्थित है, होशियारपुर जिले में स्थित है। उसके बाद में है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। कौन सी नदी? महानदी। ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी, ठीक है। और दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो भारत का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में है, जिसका 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय नदी परियोजना घाटी के रूप में अस्तित्व में आया था। और यह नदी घाटी परियोजना झारखंड में बनाई गई। नागार्जुन सागर की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो नहर पंजाब के फिरोजपुर निकट सतलुज व ब्यास नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से शुरू होती है, और देश की सबसे लंबी यह नहर 649 किलोमीटर लंबी है। इसमें से पंजाब से राजस्थान तक 204 किलोमीटर फीडर नहर है, और वहीं 445 किलोमीटर ये मुख्य नहर। ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जल के उपयोग से संबंधित। भाखड़ा नागल बांध पंजाब के अंदर, सतलुज नदी, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में स्थित है, नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें तो तेलंगाना में है, ठीक है। और इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये पंजाब में जो सतलुज और व्यास नदी के संगम पर जो हरिके बैराज बांध बनाया गया है उससे ये नहर निकाली जाती है। ये पंजाब और राजस्थान में अपनी सिंचाई सुविधाएं और पेयजल की उपयोगिता को या पेयजल की आपूर्ति करती है, ठीक है। आगे है सिंचाई के लिए जल की मांग। देखो, कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है।
देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तनता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षाहीन और सूखाग्रस्त हैं। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ फसलों के लिए जल की सिंचाई की आवश्यकता बनती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि की अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है और इनमें सिंचाई करनी पड़ती है। तो ये जल की कुछ मांग से संबंधित तथ्य हैं। आगे बात करें तो यहाँ आपको गंगा नदी दिख रही होगी, ये इस तरीके से, ये यमुना नदी है। यहाँ अच्छी गुणवत्ता का पानी मिलता है। और उसके बाद में यहाँ से जितनी भी नदियाँ आती हैं, इन नदियों के अंदर निम्न गुणवत्ता का पानी है। ठीक है, फिर ये यहाँ उच्च गुणवत्ता का पानी, निम्न गुणवत्ता का पानी और शहर, इस तरीके से ये बांटा गया है इसको, यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास स्थित शहर। ठीक है, देखो यहाँ गंगा नदी के पास में ये दिल्ली, यमुना के पास में दिल्ली हो गया, ये इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया। ठीक है, आगे संभावित जल समस्या। देखो, जल की उपलब्धता में कमी, जनसंख्या वृद्धि एवं सिंचाई के साधनों में वृद्धि के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ गया है, जिससे भूमिगत जल स्तर दिनों दिन घटता जा रहा है। नगरों की बढ़ती जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति कठिन हो रही। देखो, जल की उपलब्धता में कमी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जल जो है वो कम होता जा रहा है। और भूमिगत जल तो वैसे ही बहुत अधिक दोहन हो रहा है, उसकी वजह से बहुत कम हो रहा है, दिनों दिन घट रहा है। आप एक कल्पना कीजिए, ये पीने योग्य जल बहुत ही कम है और एक दिन में उस जल की कितनी खपत होती है और कितना जल वेस्ट होता है। जल के गुणों का ह्रास, जल का अधिक उपयोग होने से जल भंडार में कमी आती है, साथ ही उसमें बाह्य अवांछनीय पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, औद्योगिक अपशिष्ट आदि मिलते जाते हैं, जिससे नदियां, जलाशय सभी प्रभावित हो जाते हैं और इसमें जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। और कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भूमिगत जल को प्रदूषित कर देते हैं। यानी जल के गुणों में कमी, कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में जल जो है वो किसी न किसी हर एक प्रकार से प्रदूषित होता जा रहा है। या तो लोग अपशिष्ट पदार्थों को जल के अंदर समाहित कर देते हैं, या कुछ ऐसे पदार्थ जलों के अंदर फेंक देते हैं, या औद्योगिक कल कारखानों का जो कास्टिक का जो पानी होता है वो नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे वो पानी रिस करके भूमि के ऊपर वाले जल को तो खराब करता ही है, साथ ही साथ में रिस करके उसके जो कण है, उसके जो खराब जो उसके अंदर केमिकल है वो भूमिगत जल में भी, भूमिगत जो जल है उसके स्रोत में जाकर भी उसको दूषित करते हैं। उसके बाद में है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन के लिए देश में अभी भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। सरकारी स्तर पर बनी नीतियों एवं कानूनों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिए बनी योजनाएं निरर्थक साबित होती है। देखो, मेरे को एक बात बताओ, सरकार कितना ही कुछ करे लेकिन वो तभी अमल में आएगी जब आम जागरूक इसके बारे में सब लोग होंगे। अब मैंने आपको कक्षा के अंदर पढ़ा दिया, या मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, आपने मेरी बात इसको सुन लिया और आपने एग्जाम के अंदर प्रश्न आया तो लिख दिया, लेकिन आप खुद भी इसके ऊपर कोई अमल में नहीं ला रहे हैं, या आप खुद इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान तो नहीं दे रहे हैं, और फिर अपन कहते हैं कि जल की कमी है। कहे जरूर सबको रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग कोई नहीं कर रहा है, या उसको सही तरीके से प्रबंधन में कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सोचने की जरूरत है और प्रत्येक व्यक्ति को जल प्रबंधन करना जरूरी है। जागरूक एवं जानकारी का अभाव। जल एक सीमित संसाधन है, हालांकि ये पुनः पूर्ति योग्य है। इसे सुरक्षित एवं शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है और इस तरह ही जागरूकता का अभी देश में बहुत बड़ा अभाव है। आगे है जल संरक्षण और प्रबंधन। देखो, जल प्रदूषण का निवारण। उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। यानी जो मैदान में लोग रहते हैं वो इन चीजों में जल का उपयोग करते हैं। अपवहिकाओं के साथ साथ कृषिगत, घरेलू उर्वरक और कीटनाशक, ठोस एवं अपशिष्ट पदार्थ और औद्योगिक बहिस्राव नदी में मिल जाते हैं। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम होता है और वो प्रदूषक जो है जल के साथ में मिल जाते हैं, या वो पूरा नदी का जो मार्ग होता है उसको अवरुद्ध कर देते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, ठीक है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPC के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधनों की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया यह आंकड़ा दर्शाता है कि जैव और जीवाणुविक संदूषक नदियों में प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियां, देखो ध्यान में रखना,
ये जो नदी है यमुना नदी, यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियों की बात करें तो साबरमती अहमदाबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर गोमती, मदुरई के अंदर काली, अडयार, कौम, वेंगई, हैदराबाद के अंदर बात करें तो मूसी, कानपुर और वाराणसी में बात करें तो गंगा। भूम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट के संकेंद्रण के कारण में प्रदूषित हो रहा है। वैधानिक संस्थाएं जैसे जल अधिनियम 1974, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावी रूप से ढंग से क्रियान्वित हुए ही नहीं। जल उपकर अधिनियम 1977 जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना था, उसके भी सीमित प्रभाव है और जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिक प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रचार करने की अभी भी आवश्यकता है। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो उन शहरों में प्रदूषित हैं और ये कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो बनी हुई है जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, लेकिन उनका भी कोई सही ढंग से प्रभाव नहीं हुआ है। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग करना। पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को भी सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे कि शोधित अपशिष्ट जल उद्योग के लिए एक आकर्षक विकल्प है और जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन के लिए करके जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जाता है। वाहनों धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में भी किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए भी संरक्षण किया जा सकता है। वर्तमान में पानी का पुनर्चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनर्चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति जल की उपादेयता व्यापक है। यानी इसमें यह कहा गया है कि जल का पुनर्चक्र और पुनः उपयोग करना किस तरीके से महत्वपूर्ण है। जैसे कि अपन स्नान और बर्तन धोने वाला जो पानी है वो उपयोग अगर नाली में बाहर नहीं बहला करके अगर बागवानी क्षेत्र यानी जो पेड़ पौधे छोटे मोटे जो लगाए गए हैं उसमें उपयोग करें तो उसका पुनर्चक्र हो रहा है। भाई पेड़ लगाएंगे तो फायदा ही है, पेड़ में जाएगा, पेड़ हरा भरा होगा तो वो वातावरण को भी ठंडा रखेगा। ठीक है, इस तरीके से आगे जल पर संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भूम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। यानी इन दोनों को आप कितने अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, इनका बचाव कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण, तालाब पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भूम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास कार्यक्रम और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें कुछ गैर सरकारी संगठन के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, जैसे हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन आरोपण के लिए जल संरक्षण के लिए उपयोगी बनाना है। और यह परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों के अंदर निष्पादित की जा रही है यानी चलाई जा रही है। तो ध्यान रखना हरियाली क्या है, यहाँ अपने हरियाली का मतलब है पेड़ पौधों की हरियाली नहीं, यहाँ हरियाली का मतलब है एक प्रोग्राम है जो जल को प्रबंधन करने के लिए चलाया जा रहा है। उसके बाद में है नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान में के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रह संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण तालाब यानी जोहड़ की खुदाई करके उनको रोक करके बांध बनाने का भी प्रोग्राम चलता है। तमिलनाडु के घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। ठीक है, आगे है वर्षा जल संग्रहण। देश में विभिन्न समुदायों में लंबे समय से अनेक विधियों में वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन, जलाशय जैसे झील, तालाब, सिंचाई आदि में करते हैं जल का संग्रहण। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड या टांका अथवा एक ढका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से जाना जाता है या जानी जाती है, जिनका निर्माण घर अथवा घर के आसपास जल को संग्रहित करने के उद्देश्य से किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे संदूषकों को या प्रदूषकों को कम करने और अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन बाढ़ को रोकता है और यदि इसे जल वृत्तों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाए तो तटीय क्षेत्र में लवणीय जल की प्रवेश को रोका जा सकता है। तो ये वर्षा जल संग्रहण को करने संबंधित भी जानकारी दी हुई है कि भाई अगर अपने को जल का प्रबंधन करना है तो वर्षा का जो जल है उसको भी हमें संग्रहित करना चाहिए। उसके अंदर टांके बनाओ, तालाब बनाओ, बांध बनाओ, ठीक है, कैसे भी करके उस जल को आप है जो है वो समुद्र में या नदियों के माध्यम से मिलने नहीं देंगे तो भी वर्षा का धरातलीय जो स्तर है वो बढ़ाया जा सकता है। आगे भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 जो है उसकी क्या विशेषता है, तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिक विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई है। पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायान, औद्योगिक अन्य उपयोग। इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए। इसके मुख्य लक्षण है, यानी 2002 के अंदर एक भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की
स्थापना की गई, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो देखो, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए, जहां पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं हो। पेयजल की सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना मतलब एक प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता है, यानी पीने का जल सबको मिलना चाहिए, कोई प्यासा नहीं मरना चाहिए। भूम जल के शोषण और सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। सतह और भूम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारी जानी चाहिए। दुर्लभ संसाधनों के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। शिक्षा, विनियमन, उपकरणों और प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा जल का संरक्षण करने की चेतावनी भी बढ़ाई जानी चाहिए। उसके बाद में जल क्रांति अभियान 2015-16, यानी जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है तथा आपूर्ति और मांग के बीच में अंतर समय के साथ में बढ़ता जाएगा। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति पैदा करता है। भारत की एक खास स्थिति उच्च जनसंख्या वृद्धि, तेजी से आर्थिक विकास के साथ पानी की बढ़ती मांग। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतियों को प्रस्तावित किया गया। जल ग्राम यानी बनाने के लिए 672 जिलों में प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया और भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु राज्य, राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय, इन सब के अंदर इस तरीके की भूमि को सेलेक्ट किया गया, कमांड क्षेत्र को सेलेक्ट किया गया। और प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण अपनाए गए। भूमिगत जल प्रदूषण को कम किया गया। देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का भी निर्माण किया गया। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया कि जल की सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। तो ये जो जल क्रांति अभियान है वो 2015-16 में चलाया गया। और ऊपर अपन ने देखा कि जो राष्ट्रीय जल नीति 2002 थी उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो ये तो हो गए इस पाठ से संबंधित सारे के सारे आपके नोट्स। अब आगे अपन देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित आपके कुछ एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, और तेरी एमसीक्यू प्रश्न वापस सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको करते हैं होल्ड। चलो ओके, तो अब इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जल संसाधन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? देखो, सरदार सरोवर जो परियोजना है वो आपके नर्मदा नदी के ऊपर बनी हुई है। तो पहले में आपका क्या राइट हो जाएगा? नर्मदा नदी। ठीक है, ये लो सा पहला ऑप्शन नर्मदा नदी। और जो नर्मदा नदी है वो कहाँ है भाई? सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? तो ये है आपके गुजरात में। ओके, उसके बाद में 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो गंगा की जल उपयोगिता भी सबसे अधिक। ठीक है, और गंगा की लंबाई की बात करें तो 2510 किलोमीटर, या कहीं पे अपने को मिलता है 2525 किलोमीटर। और ये जो गंगा है, इस गंगा की उत्पत्ति जो होती है वो होती है भागीरथी। भागीरथी प्लस अलकनंदा, दो जल धाराएं हैं, अलकनंदा, दो जल धाराएं हैं, वो जल धाराएं मिलकर के इसका निर्माण करती है। और जो आपकी गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त होती है और समाप्त होने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे है, थोड़ा बड़ा ज्यादा हो गया यूं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारक है परितंत्र विकास, कृषि विकास, परिवहन विकास, भूमि सुधार के साथ साथ परितंत्र विकास। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा है। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? सक्रिय संसाधन है। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमजल संसाधन प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना गंगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में
उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पे। किस नदी पर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। और कृष्णा नदी के अंदर बात करें तो हैदराबाद, हैदराबाद और कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है हैदराबाद में। आगे, निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? हीराकुंड परियोजना आपके उड़ीसा के अंदर है। और उड़ीसा में कौन सी नदी? महानदी। उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है इसे। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र राजस्थान और पंजाब है। निम्नलिखित दक्षिणी भारतीय राज्यों से किस राज्य में भूम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भूम जल का संभाव्य सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के अंदर भूम जल का उपयोग दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपातिक निम्नलिखित सेक्टरों में से किया जाता है? तो सिंचाई के अंदर जल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? हीराकुंड बांध की बात करें तो कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और महानदी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? सतलुज नदी, यानी वो अपने साथ में ज्यादा मिट्टी लेके नहीं आती है। इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है भाई? तो गुजरात जो है वो सूखा संभावित क्षेत्र है। भारत में कितनी नदियां हैं? देखो, भारत में वर्तमान समय में देखें तो 10,360 मुख्य कहा जा सकता है, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, बहुत सारी नदियां। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो कृष्णा नदी जो है वो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, अगर आप मैप देखेंगे तो। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी नदी है? कौन सबसे छोटी है भाई? माही बेसिन जो है वो सबसे छोटा है भाई। भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य, न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य असम। असम में बहुत ही कम उपयोग होता है भूमिगत जल का। गोदावरी नदी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। गोदावरी नदी हम महाराष्ट्र में स्थित है। और गोदावरी, ध्यान रखना, गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो आपकी तमिलनाडु में है। भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? 4%। निम्नलिखित में से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपकी सर्वाधिक लंबी है। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो कौन सबसे छोटी है? तापी नदी जो है वो सबसे छोटी है। भारत के भूजल की कमी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, भूजल की कमी के बारे में विचार करो। हरित क्रांति, सीमित भंडार की सुविधाएं, पानी की बढ़ती हुई मांग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सारों के सारों बातें जो है वो इससे संबंधित सही है। ठीक है, नेक्स्ट, लेगून के बारे में कथन स्पष्ट कीजिए। एटोल लेगून को एक द्वीप या रिफ या रेत के किनारे द्वारा समुद्र से अलग किया जाता है। यस। तटीय लेगून तब बनते हैं जब एक द्वीप पूरी तरीके से पानी के नीचे आ जाता है। बिल्कुल, ये दोनों बातें सत्य है और इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? सिंधु बेसिन हिमाचल प्रदेश, गंगा बेसिन पंजाब, गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल सही तरीके से सम्मिलित है। जल संसाधनों के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन राइट है या सही मेल खाते हैं? तो हरियाणा भूजल तालिका में वृद्धि, ओके। राजस्थान फ्लोराइड की सघनता बढ़ रही है, नहीं। और उसके बाद में पश्चिम बंगाल आर्सेनिक की सांद्रता बढ़ी हुई है। तो ये तीनों इसमें आपका जो ऑप्शन है और 1 और 3 राइट है। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में बताइए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का नियामक संस्था है। यह वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी, सेवाओं और किसी अन्य प्रदूषकों से संबंधित मुद्दों की जिम्मेदारी रखता है। तो यस, बी ऑप्शन राइट है इसमें, केवल और केवल। जल संभर प्रबंधन के बारे में बताइए। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो आपके जल संभर कार्यक्रम से संबंधित है, यानी भूजल संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना, भंडारण करना, संरक्षण करना, सारी की सारी चीजें। निम्नलिखित कथनों पर भाई विचार करना है और जल संभर विकास के बारे में सही है। तो हरियाली, नीरू मिरू अरावरी पानी संसद राजस्थान के अलवर के अंदर है, तो दूसरा राइट है। और तीसरा भी राइट है, लेकिन हरियाली असम से कोई संबंधित नहीं है, ये प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर चलाया गया था।
वर्षा जल संचयन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उपयोग भू जलवाहों को पुनः जल भरण करने के लिए किया जाता है और ये पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है और ये बढ़ती भूजल की तालिका को नियंत्रित करना है। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा ऑप्शन राइट है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल नीति के उद्देश्य को स्पष्ट करता है? तो देखो, यह मनुष्य और जंतुओं को पानी उपलब्ध कराता है, भूजल का दोहन को सीमित करने और विनियमन करने के लिए उपाय किया जाता है। तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन राइट है, पहला और दूसरा दोनों राइट है। ठीक है। राष्ट्रीय जल नीति की प्राथमिकताओं के लिए कौन सा सही है? तो देखो, पानी की पीने का पानी, फिर सिंचाई, फिर पन बिजली, फिर नेविगेशन, फिर औद्योगिक उपयोग। इस तरीके से ये जो चार्ट है तो इसमें दिया हुआ है, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। इसी के साथ आपका जो छठा अध्याय है उसके सारे एमसीक्यू प्रश्न और नोट्स बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए और इन एमसीक्यू की पीडीएफ वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री है। तो आप वेबसाइट पे जाकर के इनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए ये तो भी वेबसाइट के ऊपर दिए हुआ है, आप आराम से वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर अपन मिलेंगे 7वें चैप्टर में, जिसके अंदर अपन खनिज पदार्थों से संबंधित बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें।